नमस्कार। स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। इस अध्याय की हम समरी को पढ़ेंगे। निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचार भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से दो बातें आती हैं। निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, यानी अगर सरकार कोई निर्णय ले रही तो उसमें लोगों की सहभागिता भी होनी चाहिए। उसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति का कितना महत्व है, वो भी विचार भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में किया गया था। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। भारत की जो संसद है, भारतीय संसद जो है वो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व माना गया है। किसको? भारतीय संसद को। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? अब हम देखते हैं ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी कि लोगों को फैसला लेने की जरूरत पड़ी। तो औपनिवेशिक शासन के समय लोग ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत होते हुए भी सरकार के भय के कारण उन फैसलों की आलोचना नहीं कर पाते। औपनिवेशिक यानी जो अंग्रेजी सरकार थी, कई बार ऐसे कानून बना देती, ऐसे नियम लागू कर देती जिससे लोग असहमत होते हुए भी सरकार के डर से उनकी आलोचना नहीं कर पाते, यानी उनका विरोध नहीं कर पाते। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन परिस्थितियों में बदलाव आए। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है तो सबसे मुख्य बात यही होती है कि अंग्रेजी शासन अगर कोई ऐसा कानून लाता है जो जनता के हितों के विरुद्ध है तो उसका राष्ट्रवादी जो आंदोलनकारी थे उन्होंने खुला विरोध करना शुरू कर दिया और सरकार की आलोचना भी करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने सबसे पहले मांग की है कि जो विधायिका होती है उसमें भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए और बजट पर जब चर्चा होती है उसमें भी इन विधायकों को भाग लेने और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई। जब 1985 में मांग हुई तो सरकार ने इस पर विचार किया और कुछ हद तक 1909 तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई। लेकिन ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में सभी वयस्कों को वोट डालने व निर्णय प्रक्रिया में आम लोगों को हिस्सा नहीं बनाया गया। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। तो मुख्य चीज़ें क्या थी? जो लोगों के सपने या आकांक्षा थे ही उनको स्वतंत्र भारत के संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। देश के जितने भी वयस्क नागरिक हैं वो सब अपने सरकार चुनने के लिए वोट दे सकते हैं। अगला बिंदु है लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, यानी लोकतंत्र में सहमति का विचार होना बहुत ज़रूरी होता है। सहमति का मतलब है चाहे, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, यानी लोग कुछ इच्छा रखते हैं और अपनी स्वीकृति देते हैं और कार्य में अपनी हिस्सेदारी समझते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु कहेंगे। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। यानी लोग सहमति देते हैं या स्वीकृति देते हैं, उसके बाद ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। आगे व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? अब हम देखते हैं एक आदमी है वो सरकार को मंजूरी कैसे देगा। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद है जिसे अपनी सरकार चलती है, उसमें लोग खुद तो भाग नहीं ले सकते, तो वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के एक समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। जो सरकार नामक सिस्टम है उसमें यह संसद है वो
उस सरकार पर नियंत्रण करती है। पहली बात है नियंत्रण करेगी और दूसरा उसका मार्गदर्शन करेगी। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। कानून का निर्माण करने की जो सबसे बड़ी संस्था है वो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, जिसमें पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा इस राज्यसभा का सभापति होगा और इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 245। उसी प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 545। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी जो 545 सदस्य होते हैं इन्हीं में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है और वो इसकी अध्यक्षता करता है। भारतीय संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनती है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। अब हम देखते हैं संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। भारतीय संसद के मुख्य 2 सिद्धांत हैं, यानी जो निर्णय प्रक्रिया और उसमें जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए और सहमति पर आधारित शासन होना चाहिए। लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जो लोकसभा होती है संसद का एक भाग, उसके सदस्यों के लिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि संसद लोकसभा में जाता है और 5 साल बाद इनका चुनाव होता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद, जिसे हम अंग्रेजी में MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। अब हम देखते हैं चुनाव हो जाने के बाद संसद के काम, यानी चुनाव होने के बाद संसद के क्या क्या कार्य रहेंगे और किस प्रकार से कार्य करेगी। तो पहला है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। संसद में सदस्यों के चुनने के बाद सबसे पहला काम होगा राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, जिससे राजनीतिक दलों के सांसदों की संख्या अलग अलग जानकारी मिलती हो। तो चुनाव होने के बाद पार्टियां, जितनी भी पार्टियां, उनके अलग अलग सदस्यों की संख्या की एक सूची बनाई जाती है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी एक दल को पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी संसद कानून बनाती है, उसके बाद जो कानूनों को लागू करने का कार्य है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो कार्यपालिका का चुनाव भी लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। यानी आम लोगों के जहन में हमेशा यही बात होती है कि जब सरकार का नाम आएगा तो ये कार्यपालिका ही मानी जाएगी। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। प्रधानमंत्री है वो अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, यानी विभिन्न विभागों के मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री सांसदों में से करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। यानी प्रधानमंत्री के कार्य में ये मंत्री है वो सहयोग प्रदान करते हैं।
ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालता है। यानी विभिन्न क्षेत्रों के जो मंत्री हैं वो अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं और विभिन्न सरकारी कार्यों को संपादित करवाने में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। पिछले कुछ लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। यानी 272 की जो संख्या थी वो किसी एक राजनीतिक दल को नहीं मिली, तो उस समय क्या होता है, ऐसी स्थिति में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। तो अगर किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो 2-3 राजनीतिक दल या ज़्यादा संख्या में भी हो सकते हैं, वो मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। अब राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। यानी कोई भी विधेयक अगर कानून बनने जा रहा है तो उसको राज्यसभा की मंजूरी लेना भी आवश्यक होगा। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। यानी राज्यसभा है वो लोकसभा के कार्यों को नियंत्रित करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी इस सब राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका चुनाव है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं और ये जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति उत्कृष्ट कार्य करने वाले व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अब हमारे इस अध्याय में दिया गया है केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय है जिसमें 2 इमारतें, जिसमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक व दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया। केंद्रीय सचिवालय की जो दोनों इमारतें हैं इनका निर्माण है 1930 में किया गया। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित हैं। तो हमें इन दोनों ब्लॉकों में अलग अलग कौन कौन से कार्यालय उनका ध्यान में रखना है। तो साउथ ब्लॉक में तो होगा प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, 3 दफ्तर हैं। और नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय व गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। संसद का दूसरा कार्य सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। जब कभी भी संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। यानी कार्यपालिका के जितने भी कार्य हैं उनके बारे में सांसदों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और जानकारी प्राप्त की जाती है और वो जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस प्रकार सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के माध्यम से जनता की राय जानने का मौका मिलता है। यानी जब ये प्रश्नकाल होता है तो इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है और सरकारी नीतियों के बारे में लोगों की राय भी प्राप्त की जाती है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी वित्तीय जितने भी कार्य हैं उसके लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। और इसका तीसरा कार्य होता है कानून बनाना। कानून बनाना भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस बिंदु पर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, वो पूरा अध्याय ही है कानूनों की समझ के बारे में, तो उसमें हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं, अब हम देखते हैं कौन कौन
लोग संसद में होते हैं। तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। आरक्षण इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार जीतें और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी रहे। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने समुदाय की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकें। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुमत कम जगह मिल रहा है। यानी आज भी संसद में महिलाओं की संख्या है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात से काफ़ी कम है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में तीसरे अध्याय की समरी को जानने का प्रयास किया। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।